ओके। विश्वमणि सर सारे प्रेजेंट हैं? हाँ, लगभग सभी प्रेजेंट। ओके चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग आपका मैप वर्क का सेकंड सेशन लेंगे। होप दोनों यहाँ पर हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है। सो गुड न्यूज़ इज हिंदी मीडियम स्पेशली सो योगेश सर आ चुके हैं। सो वी आर प्लानिंग कि अब कब से स्टार्ट करना है आप लोगों का जो प्रॉपर सेशन था उस तरह से। ठीक है। एंड वन मोर न्यूज़, देखिए जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है या करवा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर जल्दी करवाएं। होपफुली 1 जुलाई से आपका ऑफलाइन क्लासेस का परमिशन मिल जाएगा। 15 का वो रिव्यू कर रहे हैं, 15 जून का। बट हाँ 1 जुलाई मोर और लेस फिक्स डेट है कि वहाँ से स्टार्ट करने को परमिशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कुछ बहुत बड़ा फिर से कुछ थर्ड वेव वगैरह स्टार्ट ना हो। अगर वैसा नहीं होता तो 1 जुलाई डेफिनेटली यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली। तो मेक श्योर कि जिनों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दोनों में से ही मैं बोल रहा हूँ, जो ऑफलाइन क्लासेस आते हैं, सो मेक श्योर आप लोग वैक्सीनेशन करा लें, बिकॉज विदाउट वैक्सीनेशन यहाँ पर मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है। और आपके विलेजेस पे आज नियर बाय जिस भी आप सिटी में रहते हैं, स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, स्टेट क्या तो छत्तीसगढ़ ही है, जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं छत्तीसगढ़ के या विलेज पे, तो नियर बाय विलेज पे तो डेफिनेटली आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अगर आप सिटी एरिया के हैं और विलेज वाले हैं तो उनको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग क्या करना है, एक बार वैक्सीनेशन जरूर कराइए। चलिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका सेशन 2, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या। ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर देखेंगे तो जो हमारा मेजर पार्ट ऑफ इंडिया है, जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया है, उससे एक छोटे से पैसेज से कनेक्टेड है, जिस पैसेज को क्या बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है। तो वो चिकन नेक कॉरिडोर क्या है, वहां से लेकर हम सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखेंगे। अगर बहुत पहले की हिस्ट्री पे देखेंगे तो इनकी एक काउंसिल बनी थी। ठीक है, एक संगठन सी बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उत्तर पूर्वी संगठन, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। 1967 में ये काउंसिल बनी थी, टोटल 7 स्टेट को मिलाकर। ठीक है। और बाद में इस काउंसिल में एक स्टेट और जोड़ा गया इन 2004, जिसका नाम क्या था, सिक्किम। तो आज जो लेक्चर हम लेंगे ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आने वाले 7 इस राज्य, 7 स्टेट्स, जिनको और भी बोला जाता है 7 सिस्टर्स। एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, ज्योति नाम के, तो उन्होंने ये नाम दिया था 7 सिस्टर। खैर कभी पूछा नहीं जाएगा किसी एग्जाम पे, तो बट याद रखना कि 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि इनिशियल, ठीक है, जो सबसे पहला इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में जब बना था, व्हाट हैपन, एम आई विजिबल विश्वमणि सर? जी जी, विजिबल है। ओके ठीक है। सो अच्छा, तो जो भी आपका 7 स्टेट्स जो मैं बता रहा हूँ 1967 में जब काउंसिल्स बनी थी, ठीक है, तो उस काउंसिल्स पे आने वाले जो 7 स्टेट्स थे, वो स्टेट्स प्लस एक और स्टेट है आपका सिक्किम, इन सारों को हम पढ़ेंगे। तो 7 सिस्टर फर्स्ट इनिशियली जो 1967 पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना वो, एंड उसके बाद 2002 पे इसी काउंसिल पे जोड़ा गया सिक्किम। ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। तो आज का मैप वर्क हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और भी लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। पहले मैं आपको अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं और वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सभी को विजिबल होगा स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, सो प्लीज टेल मी। ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? प्लीज रिप्लाई मी। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस मैप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और ये व्हाइट बोर्ड्स? यस सर। ओके, किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सो 1967 इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पहले ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो स्टोरी हमको नहीं जानना। हमको मेजोरिटी यहाँ पर क्या करना है, मैप वर्क पे फोकस करना है। सो मैप वर्क में जितना रिक्वायर्ड है आई टेक दैट। ठीक है। बाकी जो इसकी हिस्ट्री है, ये किस तरह से बना, सिक्किम का एक स्पेशल केस है,
कि कैसे उसको एज अ स्टेट डेवलप हुआ इंडिया पे, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी पे। बट हाँ, टू इनिशिएट इस लेक्चर को, सो थोड़ा सा हम बेसिक में बात करेंगे। 1967 की अगर बात करें, ठीक है, तो 1967 क्या बना था आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, उत्तर पूर्वी संगठन, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी संगठन बना था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और इसमें क्या आते थे, 7 राज्य आते थे, 7 स्टेट्स। और वो 7 स्टेट्स कौन कौन से थे, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, मेघालय एंड असम। जी कोई कुछ बोल रहा था, विश्वनी सर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं। नहीं, ओके, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स हैं। सबसे पहले आप लोग मेंशन करेंगे जो 1967 की नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनी, इसमें 7 राज्यों को जोड़ा गया, जिसमें से कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और आपका असम, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे। और इसके साथ साथ बाद में 2004 ठीक है, यहां पर इसमें किसको मिलाया गया, सिक्किम को, सिक्किम को। तो ये टोटल हमारे कितने हैं, 8 स्टेट्स हैं, जिसमें से जो पुराने 7 स्टेट्स हैं, इन्हीं 7 को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेट 7 सिस्टर पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो जो 7 सिस्टर पे इंक्लूड नहीं होता है वो क्या आपका सिक्किम, ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सिक्किम का, प्लीज नोट करेंगे आप सभी, क्लियर है। इसके बाद अगर आप ये रीजन देखेंगे सिक्किम के पास का, देखिए ये ऊपर का रीजन सिक्किम है, और सिक्किम के बाद ये जो लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जो लगा हुआ है, दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का है। सो देखिए ये कितना पतला सा कॉरिडोर है, अगर ये वाले पार्ट को देखेंगे तो ये कितना पतला सा है। अगर इस पार्ट को कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, स्पेशली चाइना ही कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो अगर इस पार्ट को चाइना अगर कंट्रोल कर लेगा तो क्या करने का सक्सेसफुल हो जाएगा, इंडिया से इस नॉर्थ ईस्ट को पूरा अलग कर देगा, ठीक है। अगर उस लैंड को वो जीत लेता है तो क्या हो सकता है, इंडिया से ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, चिकन नेक, चिकन नेक, चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे, चिकन नेक क्या है और ये कॉरिडोर किस प्लेस पे लोकेट कर सकते हैं हम लोग। प्लीज प्लॉट करते हुए चलिए आप सभी, ठीक है। तो होप आप सभी ने प्लॉट कर लिया होगा। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ मेजर सिटीज को, ठीक है। पहले हम मेजर सिटीज के यहाँ पे नाम लिखेंगे, कुछ तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। सिक्किम पे आपका यहाँ पर क्या मेंशन है, गैंगटॉक, द कैपिटल ऑफ सिक्किम गैंगटॉक, ठीक है। मेजर सिटीज में आपका गैंगटॉक, उसके बाद यहाँ देखेंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी के नीचे क्या है आपका शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। देखिए पहले अगर देखेंगे तो असम, अगर असम एक स्पेशल केस है, 1947 आजादी के बाद से अगर देखेंगे तो असम की जो पहली कैपिटल थी वो क्या थी, शिलोंग थी। असम में पहले कैपिटल क्या था, शिलोंग था। और बाद में जब मेघालय का क्रिएशन हुआ 1971 पे, तो उसके बाद इसका कैपिटल बदलकर क्या कर दिया गया, गुवाहाटी, और शिलोंग किसकी कैपिटल बन गई, शिलोंग बन गया कैपिटल आपका मेघालय का, ठीक है। तो गुवाहाटी जो है वो, सॉरी यहाँ पर गुवाहाटी किसका कैपिटल बन गया, असम का, और शिलोंग किसका कैपिटल बनाया गया, मेघालय का। सिमिलरली अगर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो उसके कैपिटल का नाम क्या है, ईटानगर, प्लीज मेंशन करेंगे ईटानगर, आप सभी ईटानगर। ईटानगर के बाद देखेंगे नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल क्या है आपका, इम्फाल। मिजोरम इज आइजवाल एंड त्रिपुरा अकलतर, ठीक है। तो ये कुछ मेजर सिटीज है किसके, आपके, अगर कंप्लीट रीजन देखें हम लोग
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सारे के सारे कैपिटल सिटीज जो है इसके सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद असम पे यहाँ पर एक और सिटी आता है जिसका नाम क्या है, सिलचर। सिलचर इन असम, क्लियर है आप सभी को, सिलचर। और असम में एक और प्लेस है आपका नगांव। ठीक है, तो ये दोनों को ही आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक और सिटी आएगा आपका दीमापुर, नागालैंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका एक सिटी दिखेगा दीमापुर। काफी न्यूज में रहते हैं ये सारे के सारे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है जो आपके क्या है, यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, नक्सल ग्रुप है, इसी तरह यहाँ पर कुछ ग्रुप एक्टिव है, जैसे कि है NSCN। ठीक है, NSCN के, NSCN I, इस तरह से कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स एक्टिव हैं। वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नक्सलाइट और यहाँ पर क्या होता है, टेररिस्ट हिंसाओं को जन्म देते हैं। और उनका जो भी इन्फिल्ट्रेशन है ये दीमापुर के आसपास, नागालैंड के आसपास ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस पूरे रीजन पे एक अलग तरह का कानून लगाया गया है, एक इंपॉर्टेंट एक्ट को लगाया गया है, जिसके बारे में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जिसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट। उस एक्ट को बोलते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, उसी नक्सली हिंसा और इन सबको देखते हुए यहाँ पर एक एक्ट लगाया गया है जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इस परमिट के बिना इस रीजन पे कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग। आई होप यहां तक मेंशन किया होगा आपने, इंपॉर्टेंट सिटीज गैंगटॉक, गुवाहाटी, शिलोंग एंड ऑल। ठीक है, ठीक है, और ये याद रखेंगे जो असम का कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ असम, दैट इज एक्चुअल में असम में कैपिटल है दिसपुर, गुवाहाटी नहीं है। ठीक है, असम का कैपिटल क्या है आपका, दिसपुर। अर्लियर इट वाज शिलोंग, और अभी जो नया कैपिटल है वो दिसपुर, और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है गुवाहाटी। क्लियर है, इस मैप में इस तरह से लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। सॉरी, इस मैप में हमने गुवाहाटी मेंशन कर दिया, प्लीज उसको आपको करेंगे, यहाँ पर दिसपुर इज द कैपिटल और गुवाहाटी वहां पर क्या है, वहां पर सब कुछ, अगर आपका हाई कोर्ट से लेके कुछ भी देखेंगे तो आपका कहां पर है, वो गुवाहाटी पे है। प्लीज मेंशन दिसपुर एज द कैपिटल ऑफ असम। वो सभी ने लिख लिया होगा यहां तक, क्लियर है। इसके बाद आप याद रखेंगे गुवाहाटी। ठीक है, जो गुवाहाटी है इसको क्या बोला जाता है, गेटवे। गुवाहाटी इज कॉल्ड एज गेटवे। ठीक है, गुवाहाटी कॉल्ड एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, और पूरे नॉर्थ ईस्ट की ये सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, और इट इज कॉल्ड एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। प्लीज मेंशन करेंगे। असम का कैपिटल चेंज वहां पर देख लीजिए, गुवाहाटी का दिसपुर कर लीजिए प्लीज। सबने यहां तक मेंशन कर लिया, होप सबने यहां तक कर लिया होगा। ठीक है, एक नए मैप में इसके आगे का हम लोग काम करते हैं। सो I'm just taking a new map here. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मेक श्योर तुरंत पूछेंगे। चलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में और कुछ डिटेल करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पे ये जो सिक्किम का रीजन आप देख रहे हैं, सिक्किम। ठीक है, सो यहां पर अगर देखेंगे तो कौन सी कंट्री लगती है इस रीजन पे, नेपाल। ठीक है, सिक्किम के इस तरफ आपका कौन बॉर्डर बनाएगा, नेपाल। और ये ऊपर वाले रीजन में आपका आएगा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। हाँ बताइए, कोई कोई कुछ बोल रहा था। जी, किसी को कुछ पूछना है। किसी ने डाउट पूछा था शायद, प्लीज। नो सर। अच्छा शिवांगी आप थे, ओके। हाँ
क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। सो देखिए, सबसे पहले क्या आपका बॉर्डर किधर से लग रहा है हमारा? नेपाल। नेपाल के बाद ऊपर इसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, और यहाँ पर चाइना। एक्चुअल में तिब्बत प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्चुअल में चाइना। ठीक है, इस रीजन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सो चाइना से यहाँ पर बॉर्डर लगेगा हमारा। चाइना के बाद ये वाला जो रीजन है गैंगटॉक के पास से लेकर ये ईटानगर का रीजन, ये बीच में आपका आता है भूटान। ठीक है, सो चाइना देन भूटान। क्लियर? भूटान के बाद ये वाला रीजन जो है ये किसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। ठीक है, सो अगेन चाइना विल मेक द बॉर्डर आफ्टर चाइना। इन चारों को ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कंफ्यूजन मत कर लेना कभी भी कि मणिपुर एंड मिजोरम पे, मोस्टली बच्चों को वहां पे हो जाता है। मेक श्योर वो आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, सो अगर उस रीजन को देखेंगे तो वहां पे आपके किससे बॉर्डर लग रहा है? म्यांमार। म्यांमार से बॉर्डर बनाने वाले चारों को नॉर्थ टू साउथ प्लीज याद कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना मैप। ठीक है, उसके बाद मिजोरम के पास से ही आपकी लगती है बांग्लादेश बॉर्डर, और ये वाला पूरा का पूरा बांग्लादेश बॉर्डर का पार्ट है। ठीक है, सो बांग्लादेश बॉर्डर अब किससे लगेगी? मेघालय सी। यहाँ पर ये वाला रीजन देखिए तो असम का रीजन भी लग रहा है किस पे? बांग्लादेश पे। ठीक है, सो असम, देन त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का रीजन, साथ ही साथ मिजोरम। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे लगाएंगे बॉर्डर? बांग्लादेश। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट मेक्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस किस जगह पे बॉर्डर लग रहा है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल पे भी बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का, बट ठीक है, हम अभी नॉर्थ ईस्ट पे कंसर्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके ही नाम बताए आपको। अपने शीट्स पे जहां पर भी आप बना रहे हैं साथ में इसको मेंशन करते हुए चलेंगे। सभी ने मेंशन कर लिया? प्लीज कोई एक भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट सिटीज, जो कि कैपिटल सिटीज ही हैं सारी, और उसके बाद बॉर्डर्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हैं जो इन जगह पे, जो भी अगर देखेंगे इन सारे के सारे स्टेट्स को, तो इन स्टेट्स की जो फेमस प्लेसेस हैं, इसके साथ साथ इनके कुछ और डिटेल पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ठीक है, सो ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं पहले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा रिवर्स। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर है? एनीवन? Sir, Brahmaputra. ओके, Brahmaputra. ओके, वेरी गुड। एंड Sir, Dihang, Dibang, and Lohit Nadi. वो सारे ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मेजर रिवर, अगर आप लोग सबने नाम लिया जिसका, तो वो एक मेजर रिवर जिसका नाम लिया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द रीजन इज रिवर बराक। ठीक है, तो ये दोनों रिवर को प्लीज ध्यान रखिए। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टू रिवर, रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर बराक।
सर सेकंड क्या बोले? जी जी, बराक यहाँ लिखा हुआ है स्पेलिंग, ब्रह्मपुत्र एंड बराक। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र रिवर को पहले देखते हैं हम लोग। सी अरुणाचल प्रदेश, गैंगटॉक इधर वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश के पास से ही ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है। ठीक है, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करेगी, असम के कंप्लीट फ्लड प्लेन्स में बहते हुए ये रिवर जाती है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिए, रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर ब्रह्मपुत्र, क्लियर। इसी के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था दिबांग। ठीक है, दिबांग रिवर, इसके साथ साथ इधर ही आपकी बहुत सारी छोटी छोटी रहेंगी। असम के रीजन से वी हैव रिवर मानस। ठीक है, मानस। सो कुछ इस तरह से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और फ्लो के बांग्लादेश के रीजन पे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, बट अ प्लेस कॉल्ड धुबरी। ठीक है, ये बांग्लादेश में यहाँ पर एंटर करेगी धुबरी, और इंडिया पे जहां एंटर करती है वहां पर है आपका साडिया टाउन, सादिया टू डुबरी, और यहीं पर आपका क्या है, नेशनल वाटरवे 6, सॉरी दिस इज नेशनल वाटरवे 2, नॉट 6 ऑन बराक रिवर, नेशनल वाटरवे 2, ये वाला रीजन जो आ रहा है आपका। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 2 साडिया टू धुबरी ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र, क्लियर। अब इसमें ही देखेंगे अगर असम पे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आएंगी, शुभनश्री, मानस। द फर्स्ट वन इज शुभनश्री, शुभनश्री, दिस इज मानस। ठीक है, इस रीजन से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रिब्यूटरीज थी दिबांग, दिबांग के बाद उसके नीचे अगर ये नागालैंड के पास वाला रीजन यहाँ देखेंगे, सो इस रीजन से आपकी ट्रिब्यूटरी है लोहित, क्लियर। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम आप याद रखेंगे, सुबनश्री, मानस, लोहित, दिबांग, दिहांग। ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, हमें जो जरूरत है उतने ही हम करेंगे। ठीक है, एक और मेजर रिवर है यहाँ पर, उसका नाम भी लिख देते हैं तिस्ता, रिवर तिस्ता। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र एक्चुअल में उसको हम लोग रिवर सिस्टम में कंप्लीट पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ नाम मेंशन कर रहे हैं ताकि कुछ रिवर्स के नाम आपको पता हो। सो कुछ रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड उसके ट्रिब्यूटरीज लाइक सुबनश्री, मानस, धुबरी, सॉरी धुबरी नहीं, आपका लोहित, कपिली, एक और रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी नीचे से ही। रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, वहां पर मैं आपको ये सारे रिवर्स के बारे में कराऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ नाम मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको कुछ इस रीजन के बारे में आइडिया हो। प्लीज बना लीजिए आप सभी। सर तीस्ता कहाँ पे है? हाँ हाँ बता रहे हैं, पहले सिर्फ ब्रह्मपुत्र आप पहले बना लीजिए, हो गया। ओके। ब्रह्मपुत्र सबका हो गया। सी ये आपका क्या है, सिक्किम। सिक्किम पे यहीं पर आपकी कौन सी माउंटेन है, कंचनजंगा, और कंचनजंगा के पास से निकलती है रिवर, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पे यहाँ पर आपका आता है फरक्का बैरेज। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल पे ही ये जाकर किससे मिलती है, रिवर गंगा से। सो दिस इज रिवर तिस्ता। ठीक है, तिस्ता रिवर कहां से, आपकी सिक्किम, एंड तिस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। फरक्का बैरेज के बाद ये मिलती है गंगा पे। ठीक है, फरक्का बैरेज जो है वो रिवर गंगा पे है, प्लीज रिमेंबर, फरक्का बैरेज इज ऑन रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। तिस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सभी ने कर लिया? यस सर। जी जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, बस यस सर बोली थी। ओके,
ओके, अब आपका ये मणिपुर जो रीजन है, मणिपुर के पास से यहाँ पर माउंटेन्स पीक्स के अराउंड निकलती है रिवर बराक, ठीक है। लियाई कुलेन विलेज नाम का एक जगह है, लियाई कुलेन विलेज, वहां से निकलती है लियाई विलेज, इस गांव के पास से निकलती है रिवर बराक, एंड बराक फ्लोज इन मणिपुर देन नागालैंड असम, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड, असम, इस रीजन से वो निकल कर जाती है। प्लीज मेक श्योर रिवर बराक, मणिपुर, नागालैंड, असम। बिट ऑफ कुछ इस तरह से फ्लो होके आएगी, एंड बिट ऑफ यहाँ पर देखो इस रीजन पे मिजोरम को टच करने के बाद वो इधर चले जाएगी, सो बिट ऑफ मिजोरम भी वो टच करती है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर बराक रिवर विल टच मिजोरम, मणिपुर, असम एंड नागालैंड। रिवर बराक, तीस्ता विल टच सिक्किम एंड आपका दूसरा क्या है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, एंड ब्रह्मपुत्र स्पेशली वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। एंड एक और रिवर है जो इंडिया की सबसे प्यूरेस्ट रिवर है, उमंगोट रिवर, ठीक है। ये कहां पर आपके, ये है मेघालय, सबसे प्योर रिवर है ये इंडिया की, उमंगोट रिवर, मेघालय। इस रिवर वाटर से नीचे आप जो स्टोन्स होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वो भी दिखते हैं, वो इतनी साफ है वो रिवर, क्लियर है। और यही जो बराक रिवर है, बराक, इस बराक पे आपका क्या बन रहा है, नेशनल वाटरवे 6। प्लीज रिमेंबर ऑन बराक रिवर वी हैव नेशनल वाटरवे 6। सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी जस्ट हम मैप में इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। बाद में इसके डिटेल पढ़ेंगे जब हम क्लासेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे जाएंगे। सो ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट में इंडिया के सारे वाटरवेज के बारे में बात करेंगे। फॉर मैप वर्क जस्ट मेंशन द प्लेस। आई होप सबने यहां तक मेंशन कर लिया होगा। किसी को कुछ पूछना हो अभी तक या कोई भी डाउट? नोबडी? सर रिवर बराक जो है, वो मिजोरम से आगे किधर जाता है बोले आप? ये आगे आएगी आपके, ये देखिए इधर बे ऑफ बंगाल पे। अच्छा, ओके, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल पे ही आगे जाएगी। एक्चुअल में जब रिवर, अगर हम पूरा सिस्टम देखेंगे तो सी देखिए, यहां से आपकी आएगी रिवर गंगा, ठीक है। इसी गंगा पे आकर आपकी मिल रही है तीस्ता, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलेंगे इधर से, और बोथ विल जब मर्ज एंड देन फ्लो एज अ जमुना, ठीक है। आगे इस पे ही आकर बराक भी मिलती है, एंड देन फाइनली रिवर गंगा जो है वो आकर बे ऑफ बंगाल जो है वहां पे गिरती है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से रिवर का कोर्स बनेगा। डोंट बॉदर टू मच अबाउट कि रिवर किस तरह से फ्लो होती है। रिवर जैसी भी फ्लो हो रही है वो हम लोग, जो भी नदी आपकी, ठीक है, इसकी फ्लो को हम लोग किस पे करेंगे, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेन पर्पस है आप फेमिलियर हो कौन कौन सी रिवर है, बट हाँ वो कहां गिरेगी, आपकी बे ऑफ बंगाल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीस्ता रिवर है, जो तीस्ता नदी है, वो कई बार क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीस्ता रिवर क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा में आके मिलती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तीस्ता रिवर मीट्स रिवर गंगा एंड इट डज नॉट फॉल डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये चीज को ध्यान रखिए। कर लिया सबने? होप आप सभी ने यहां तक कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर इट? कुछ लोग प्लीज देखो, पेन एंड पेपर लेकर ही बैठो। अगर ऐसे ही बैठे होंगे आप लोग जो भी, सो टाइम पास के लिए नहीं, प्लीज पेन एंड पेपर लेकर बैठे और जो भी यहाँ पर मैप है उसको बनाते हुए चले।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आप एक मैप प्लॉट करेंगे और उसके साथ साथ इस चीजों को बनाते हुए चलिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। क्लियर है? माउंटेन रीजन अगर आप देखेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रीजन में कुछ मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पर आपका क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में यहाँ पर आएगा आपका नामचा बारवा। नामचा बारवा। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही इस रीजन पे तो यह पटकई बम। पटकई बम। नागालैंड में यहां पर आपका क्या है, नागा हिल्स। नागा हिल्स। मणिपुर, मणिपुरी हिल्स। मणिपुरी हिल्स। मिजोरम। ठीक है, यहां पर क्या आपका मिजो हिल। मिजोरम को बोला जाता है लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। मिजोरम को किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो याद रखेंगे कंचनजंगा, नामचा बारवा, पटकई बम, नागा हिल, मणिपुरी हिल, मिजो हिल और आपके यहाँ पर क्या है, मिजोरम को किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। ठीक है, और असम में अगर यहाँ पर देखेंगे मेघालय, तो मेघालय में आपके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया। ठीक है, इसके बाद असम। असम में इस रीजन में देखेंगे तो यहां पर आता है आपका, मैं मेंशन कर रहा हूं नंबर 1, 2 एंड 3। सो 1 इज मिकीर, 2 रेगमा, रेगमा माउंटेन एंड 3 इज बरेल। ठीक है, मिकीर, रेगमा एंड बरेल, असम। एंड अरुणाचल प्रदेश, असम का ये जो रीजन है, यहां से आपके 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आएंगे। जस्ट मेंशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, दाफला, अबोर, सॉरी दाफला, सेकंड इज मीरी, थर्ड इज अबोर एंड वी हैव मिश्मी। दाफला, मीरी, अबोर एंड मिश्मी, दिस आर द 4 माउंटेन्स। और नीचे वाले क्या आपका मिकीर। तो ये सारे के सारे कहते हैं माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। प्लीज मेंशन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नेशनल पार्क के बाद देखेंगे हम लोग। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी माउंटेन्स हैं वो सारे। ठीक है, अगर इस रीजन को आप अच्छे से समझते हैं तो क्या होता है, देखो इंडिया पे ये जो नीचे वाला रीजन है, अगर हम लोग इंडिया का ये वाला पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इस रीजन से भी हमारे क्या होता है, जब इंडिया में मानसून आता है, ठीक है, और आप सभी को हैप्पी मानसून स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये मानसून जब यहाँ से इंडिया पे एंटर करता है, जो कि क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से एंटर करता है तो वो अपना फुल फ्लेज यहाँ पर क्या होती है, इस रीजन पे पूरे, उसके कारण रेनफॉल होता है। साथ ही साथ जब मानसून वापस आता है तो ऊपर वाले रीजन से जब विंड वापस आती है, ठीक है, तो इस रीजन से मानसून फिर से आता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। और उसी के साथ साथ आपके दूसरी आती है यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून। तो ये कौन सा है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दूसरा क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये दोनों से ही इस रीजन में काफी बारिश होती है, ये पूरे के पूरे रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली ये यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट।
यहाँ पर काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। मॉइस्ट मतलब आपका क्या हो रहा है, नमी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है। तो गर्म और नमी वाला यहाँ पर क्या है, वातावरण होता है, क्लाइमेट, जिसको हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल, उप उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब उप, ठीक है, ये क्या आपका उप उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय, क्लियर है। तो ये याद रखेंगे, सब ट्रॉपिकल या उप उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट कहां पर मिलता है हमको, पूरे के पूरे रीजन में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उप उष्णकटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये क्या होता है सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपको सारा का सारा समझाएंगे। अगर हम अपने अर्थ को देखें अच्छे से, ठीक है, अगर हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप लोगों को पता है ये चीजें, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये क्या है 23.5 साउथ, और यहीं पर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये वाला जो रीजन है इक्वेटर और इसके बीच का रीजन ये वाला, और साथ में ये रीजन, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इक्वेटर के पास का जो रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो भूमध्य रेखा के पास है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखा के पास के, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर का ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, मतलब 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का अगर रीजन देखेंगे यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस रीजन में जो क्लाइमेट होना चाहिए वैसा ही क्लाइमेट कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ का मौसम कुछ इस क्षेत्र के मौसम के जैसा होता है, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर देखेंगे इस रीजन में, क्योंकि इतनी अच्छी बारिश हो रही थी यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट और वेजिटेशन काफी अच्छा है। इस रीजन में देखेंगे तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है, सदाबहार वन, सदाबहार के बाद अर्ध सदाबहार, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इस रीजन में मिलते हैं आपको, सेमी एवरग्रीन। इसके साथ साथ आपका डेसिडियस, पर्णपाती वृक्ष, दोनों तरह के यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग सभी प्रकार के वन मिलते हैं। और अगर ऊपर का क्षेत्र देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का ये वाला, तो इवन यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण वन, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट, ये भी मिलता है। तो अनेक प्रकार के वन आपके इस उत्तर पूर्वी सीमाओं में मिलते हैं, जिसके कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी और द वेरिडिटी और डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिच स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, पशु एवं यहाँ पे वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। और इसी विविधता के कारण, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी ओनली, इस रीजन को कंप्लीटली अगर देखा जाए तो डिक्लेयर क्या किया गया है, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ये हमारे विश्व में टोटल 32 ऐसे रीजन जिनको क्या बोला गया है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहां पर आपके बहुत ज्यादा प्रजाति के पशु पक्षी मिलते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। तो इसी विविधता के कारण, इस वेजिटेशन डाइवर्सिटी के कारण ही नॉर्थ इसको क्या बोला गया है, इट इज अमंग द इंडिया में। देखो आपको टोटल क्या है, 4 हॉट स्पॉट्स रीजन आते हैं इंडिया में। विश्व में कितने हैं, वर्ल्ड में 32, इसमें से 4 रीजन लगभग इंडिया के आसपास ही आते हैं, जिसमें से एक रीजन क्या है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, यहाँ पर जितना भी पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, मतलब ये वाला पूरा रीजन, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन है, क्लियर। इधर का भी पार्ट देखिए, कंचनजंगा और ये फैला हुआ है, काफी जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसको क्या माना गया है आपका एक हॉट स्पॉट बोला गया है, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए आप सभी, उत्तर पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट। ये 4 देखो, एक्चुअली ये इंडिया में तो पहले ही हुआ है, इंडिया के साथ साथ एक इस रीजन में है, तिब्बत के रीजन में भी है थोड़ा सा, इसके साथ साथ भूटान, चाइना, और एक और आएगा आपका म्यांमार,
ठीक है, तो ये पूरे के पूरे रीजन को मिलाकर आपको क्या बोलता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने अच्छे वन है एंड वनस्पति है इसके कारण। ठीक है, और इन्हीं वन और वनस्पतियों के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे आपके क्या है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। इस क्षेत्र में कौन कौन से थे, सिक्किम में आपका क्या था, कोई बताएगा, लास्ट क्लास याद करिए, बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम, कंचनजंगा। वेरी सर गुड, कंचनजंगा। वेरी गुड। मेघालय में क्या था, नोकरेक। नोकरेक। वेरी गुड। सो हमारे पास क्या था, कंचनजंगा, नोकरेक। असम में हितेंद्र, आप बताइए, मानस। हितेंद्र, मैंने नाम लिया हितेंद्र। सर मानस, मानस, वेरी गुड। डिब्रू, दिब्रू सिखोवा, वेरी गुड। नीतीश, हाँ सर। हाँ आप बताइए और कौन सा बच गया। सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, हाँ अरुणाचल प्रदेश में सर दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग, वेरी गुड। सो ये सारे के सारे क्या थे, बायोस्फीयर रिजर्व थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इस रीजन में आने वाले इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। देखो रीजन वाइज अगर आप याद करोगे तो बहुत आसानी से सारे याद हो जाएंगे, और एक एक करके अगर रटना चालू करोगे तो ये पूरे के पूरे याद करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको अभी नेशनल पार्क यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन सा है आपका, नामदाफा। नामदाफा नेशनल पार्क, प्लीज मेंशन करेंगे इसको, नामदाफा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। ठीक है, नामदाफा नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, नामदाफा उड़न गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल, नामदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा अरुणाचल प्रदेश में एक और है आपका नेशनल पार्क, मौलिंग। मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, दोनों को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस रीजन पे अगर देखेंगे यहाँ पर, ये वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका मौलिंग नेशनल पार्क, सॉरी ये वाला आपका ऊपर वाला जो है ये क्या आपका नामदाफा, और नीचे इसके आएगा मौलिंग नेशनल पार्क। स्टेट के हिसाब से याद रखिए, काफी आपका इंपॉर्टेंट है नामदाफा और मौलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग असम। इस रीजन में अगर देखेंगे किसी एक जगह पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है तो वो क्या है आपका असम। ठीक है, और असम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपका यहाँ पर नाम मेंशन करता हूँ, बाद में हम प्लॉट करते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद काजीरंगा, ये दोनों के दोनों ही फेमस हैं एक सिंह के गेंडे के लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंह वाला गेंडा। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है ये दोनों के दोनों, मानस एंड काजीरंगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो दिब्रू सिखोवा था वो एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और साथ ही साथ वो क्या है, नेशनल पार्क भी है। मानस भी बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है। दिब्रू साइकोवा, क्लियर। इसके बाद है यहाँ पर नमेरी, NAMER है नमेरी। प्लीज मेंशन करते हुए चलिए, नमेरी के बाद ओरांग। अभी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली अगर देखेंगे स्टेट पे तो ये मानस से ही हम क्या करते हैं, जो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है
द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़, वाइल्ड बफेलो, ठीक है। तो ये वाइल्ड बफेलो को कहां से लाया जाता था, ठीक है, वन भैंसा। तो वन भैंसा को मानस से 5 वन भैंसा लाकर छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है ताकि उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मानस से ही। तो प्लीज ये वेस्ट जो आप जितने भी असम के हैं इनको प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे ही वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मानस, काजीरंगा, दिब्रू, नमेरी और ओरांग, ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे है आपके, असम में। अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क, ठीक है। सो प्लीज इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नागालैंड। जितने भी नेशनल पार्क कहां पर हैं, नागालैंड में है, उनके बारे में बात करेंगे। तो नागालैंड में फेमस है इतांकी, ठीक है, इंतांकी, इंतांकी नेशनल पार्क इन नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में आपका इतांकी नेशनल पार्क एक ही है, इसको ध्यान रखिए। नागालैंड के बाद हम लोग आते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपके क्या है, ये काफी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत ही ज्यादा फेमस है, इंडिया का ओनली फ्लोटिंग लेक पार्क, ठीक है। ये क्या है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या होते हैं, और यहाँ पर मिलता है एक स्पेशल प्रकार का हिरण, ठीक है, जिसका नाम है संघाई डियर, संघाई हिरण, संघाई डियर। उसको एक और नाम से भी जानते हैं, डांसिंग डियर। संघाई डियर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, नाचने वाला बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो है कैसा, कुछ इस तरह से, यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास ही झील है, ठीक है, इसी का नाम क्या है आपका, मणिपुर में लॉकटेक झील। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी पे है आपका लॉकटेक लेक, ठीक है। और इसी लॉकटेक झील पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से कुछ जमे हुए फ्लोटिंग आइलैंड से दिखते हैं, ठीक है, तैरता हुआ आइलैंड जैसा कुछ यहाँ पर दिखेगा। ये जो पूरा का पूरा झील है, इसके अंदर कुछ इस तरह से जमाव है, और ये क्या होते हैं, तैरते हुए दिखते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है, तैरते हुए आइलैंड जैसे यहाँ पर दिखते हैं। और ये क्या है, वहां पर कुछ घास और जो भी चीजें उससे बना हुआ है, ठीक है, घास हो गए, आपके वीड्स हो गए, वो सारी चीजों से ये बना हुआ है। और ये क्या होता है, घूमते रहते हैं। और ये जो तैरते हुए ये जो बने हुए हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फुंडीज, इसी को बोला जाता है फुंडीज। तो ये तैरते हुए घास के फुंडीज बने हैं। और जब इसके ऊपर क्या होता है, ये हिरण जब दौड़ता है, अब देखो ये हिरण जैसा दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो भी चलेगा, पता नहीं क्या बन गया ये। अच्छा, मेरे हिरण का पूंछ थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हिरण क्या होता है, यहाँ पे दौड़ता है तो ये कैसा दिखता है कि ऊपर नीचे वॉबल कर रहा है, उचक रहा है, ठीक है। और जब ये वॉक करता है इसमें, क्योंकि ये क्या है, पानी पे फ्लोट हो रहा है, तो ये क्या होता है, जब पानी पे हिरण इसके ऊपर वॉक करता है तो ऊपर नीचे इस तरह से हो जाता है, इसीलिए वो देखने में लगता है कि वो डांस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डांसिंग डियर, या इसी को बोलते हैं संघाई डियर। और इसी डियर के नाम पे यहाँ पर क्या होता है, हर साल मणिपुर गवर्नमेंट एक त्योहार मनाती है, फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है, संघाई फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल। सो प्लीज ये काफी फेमस है, केबुल लामजाओ। और यहीं पर क्या आपका लॉकटेक झील, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। प्लीज ये सारा चीज मेंशन करेंगे आप लोग अपने कॉपी में, केबुल लामजाओ, लॉकटेक, मणिपुर, ठीक है। इसके साथ साथ मणिपुर में एक और है नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, काफी अच्छा नाम है इस नेशनल पार्क का, सिरोही, ठीक है। कभी किसी से पूछे किसी बच्चे का नाम रखने के लिए, स्पेशली गर्ल्स, तो बता देना सिरोही, काफी अच्छा नाम है, सिरोही नेशनल पार्क। तो मस्ती भी क्या करो आप लोग, एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पे सीरियस रहना, लेकिन दिन भर सीरियस नहीं रहना लाइफ में। सिरोही नेशनल पार्क,
ठीक है. सो आई रिपीट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश वी हैव नामदाफा नेशनल पार्क, फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्वेरल. देन मौलिंग. असम में हमारे पास क्या था? मानस, काजीरंगा, दिब्रू सिकोआ और साइकोआ. देन नमेरी और ओरांग. इन नागालैंड वी हैव इतांगी. मणिपुर केबुल लमजाओ एंड सिरोही. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम की. सो हियर आई विल राइट अबाउट मिजोरम. ठीक है. मिजोरम. सभी अभी तक का बना लिए? Yes. ओके. सो मिजोरम में आपका क्या है? मुरलेन. इन मिजोरम वी हैव मुरलेन नेशनल पार्क. मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम. ठीक है. और एक और क्या है? होंग फुई. पी साइलेंट है. ठीक है. होंग फुई. होंग फुई नेशनल पार्क. ये होंग फुई नेशनल पार्क को यूपीएससी ने पूछा था 2019. यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? होंग फुई नेशनल पार्क इन मिजोरम. ठीक है. मुरलेन एंड मिजोरम. प्लीज ध्यान रखेंगे. काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे सीजीपीएससी में यूपीएससी से डायरेक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सपेक्टिव में. अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आगे डालना चाहेंगे तो उसको डाल देंगे. तो प्लीज ध्यान रखेंगे. ठीक है. सो दिस आर द वेरियस नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम. इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा. ठीक है. सो बात करते हैं हम लोग त्रिपुरा. त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बाइसन नेशनल पार्क. बाइसन नेशनल पार्क ये कहां पर आपका? त्रिपुरा. काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये. ठीक है. कंप्लीटली यहाँ पर बाइसन कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है. ठीक है. जैसा हमारा वन भैंसा है, ठीक है, तो वही काऊ की वैरायटी में अगर वन भैंसा है वैसा ही दिखता है, पर थोड़ा सा उससे और बड़ा होता है आपका क्या? बाइसन. सो प्लीज रिमेंबर बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा. ठीक है. इसके बाद जो बता रहा हूं मैं ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो जानवरों के नाम से जो है उस नेशनल पार्क को तो डेफिनेटली याद कर लेना. बाइसन नेशनल पार्क जैसे. उसके बाद क्या है? क्लाउड लेपर्ड. ठीक है. क्या है आपका? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क. क्लाउडेड लेपर्ड. नेशनल पार्क. क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क. क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क. ये दोनों त्रिपुरा के काफी फेमस नेशनल पार्क हैं. ठीक है. सो प्लीज इसको भी ध्यान रखें. कुछ और बच गया हमारा? कोई और स्टेट? सिक्किम. ठीक है. सिक्किम में आपका क्या था? कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व. कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सिक्किम. क्लियर. एंड एक और बच गया आपका मेघालय. मेघालय. और मेघालय में जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? बालपक्रम. बालपक्रम नेशनल पार्क और बलपक्रम नेशनल पार्क. ठीक है. ये कहां पर? आपके गारो हिल में. गारो खासी जनतियां जो है उसमें से ये गारो हिल्स में आता है. बालपक्रम नेशनल पार्क. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे नॉर्थ ईस्ट रीजन के. प्लीज ध्यान रखना सबको. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे. नॉर्थ ईस्ट रीजन. नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपके सामने हैं. प्लीज किसी का कुछ छूट गया हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं.
ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, किसी हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पार्क है हमारा इंडिया के अंदर, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में, सबसे ऊंचे हाइट में बनाया गया कोई भी नेशनल पार्क है तो वो कौन सा है, कंचनजंगा। याद रखना, भारत का सबसे ऊंचे हाइट में बनाया गया नेशनल पार्क कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया। और साथ ही साथ ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका ये मेंशन है, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचे हाइट पे बनाया हुआ कंचनजंगा इंडिया में, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। ठीक है, सो कंचनजंगा और इसके साथ जो आपका काजीरंगा, काजीरंगा जो एक सिंह के गैंडे के लिए असम में फेमस है, ये भी क्या आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये दोनों के दोनों ही हैं, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दुनिया का वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा था, तारिका, आप बताइए। सर केबुल लामजाओ। वेरी गुड, केबुल लामजाओ। सो वर्ल्ड, पूरी दुनिया का ओनली ना, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। याद रखना, केबुल लामजाओ हमने क्या देखा था, लॉक्ट्रिक लेक, साथ ही साथ संघाई डियर, और देखा क्या, जो तैर रहे थे उसको क्या बोला गया, फुंडीज। क्लियर, ये याद रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 यूपीएससी एग्जाम, वहां पर पूछा गया, सीजीपीएससी में लॉकटेको से पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज पूछे जा चुके हैं। मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग मैप की तरह ही देखेंगे, ठीक है, उसके बाद और डिटेल में जाकर हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल अगर देखा जाए स्टेट वाइज, इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं, कभी कभी किसी एनिमल्स के बारे में पूछते हैं किस रीजन में मिलते हैं, तो अगर इंपॉर्टेंट एनिमल्स या बर्ड में देखेंगे तो देखो अरुणाचल प्रदेश में कुछ काफी फेमस। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलता है, हॉर्नबिल, और इसी हॉर्नबिल के प्रोटेक्शन के लिए, इस हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका खापर बनाया गया है नामदफा में। नामदफा और मॉलिंग में यह हॉर्नबिल का प्रोटेक्शन करा जा रहा है। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश, सो हॉर्नबिल प्लीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद मणिपुर, सो मणिपुर में इंपॉर्टेंट क्या था आपका, संघाई डियर, संघाई हिरण। असम, असम में आपको क्या क्या देखने को मिला, एक सिंह का गेंडा, वन हॉर्न राइनो, और इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहां पर मिलता है वो क्या है, पिग्मी। पिग्मी हॉक, ये क्या है, ये एक प्रकार का सुअर है, जो सुअर होते हैं पिग्स, तो पिग्स के उसका वैरायटी क्या, ये सबसे छोटा सुअर होता है। ठीक है, सबसे मतलब साइज में सबसे छोटा, ऐसा नहीं कि कुछ सबसे छोटा सुअर मतलब सुनने में अलग से लगेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट साइज वाइज, वेट के हिसाब से ये सबसे छोटा पिग होता है, पिग्मी हॉक। ठीक है, और ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको बाद में कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पशु हैं या एनिमल्स हैं जो कि इन नियर फ्यूचर क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो जो विलुप्त होने के कगार में, दैट में गो एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, उनको रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स में। तो असम में मिलता है आपका पिग्मी हॉक। ठीक है, तो इसको भी प्लीज ध्यान रखेंगे। ये आपका सिलेबस डायरेक्ट पेपर 4 पार्ट 3, उसमें डायरेक्ट ये है आपका इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसमें आपका क्या आएगा, पिग्मी हॉक। इसके साथ साथ हमने देखा था मेघालय, मेघालय में किस लिए फेमस था, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज थे जिसके लिए ये जगह फेमस है, प्लीज ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। सर जी, सर ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, बट एनिमल मेघालय में भी पाए जाते हैं। जी जी, हाँ, क्लाउडेड लेपर्ड, जी 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 बिल्कुल, जी हाँ, दोनों जगह मिलते हैं, त्रिपुरा में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनिमल टाइप में देखेंगे तो वो मेघालय त्रिपुरा दोनों जगह में मिलते हैं।
ठीक है, आप त्रिपुरा ही लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके सर। जी, दोनों जगह पे मिलते हैं। नेशनल पार्क पर वहां पर है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी। सर। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आपका जो फॉरेस्ट सॉरी आपका वहां पर इकोलॉजी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन की हमने जो रीजन देख रहे थे वहां पर हमने कुछ बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी पे बात किया अभी, ठीक है। वहां पे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी पे हम देख रहे थे कि वहां पे क्या क्या फेमस है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज के लिए हो, ठीक है। सो सबसे पहले ऑयल वेल्स या ऑयल फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका दिग्बोई, दिग्बोई नहर काटिया, दिग्बोई नहर काटिया बोंगई गांव, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑयल्स के रीजन है इन असम, ऑयल रीजन इन असम, दिग्बोई नहर काटिया एंड बोंगई गांव। प्लीज मेंशन कर लेंगे इसे, दिग्बोई नहर काटिया एंड बोंगई गांव। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इस रीजन में जो माउंटेन पास है, माउंटेन पास, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट आपका अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश चाइना का बॉर्डर जो है इस रीजन पे यहाँ पे, ठीक है। एक पास है, इस पास का नाम क्या है, इस माउंटेन पास का नाम सीला पास, क्लियर। अच्छा, सिक्किम में कौन सा हुआ है आपको कोई बताएगा? सिक्किम में इंपॉर्टेंट माउंटेन पास नाथुला। जलेपला और नाथ। वेरी गुड, जलेपला एंड नाथुला। तो प्लीज मेंशन करेंगे इन दोनों को भी, जलेपला एंड नाथुला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चाइना के बीच है सीला पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स के बारे में बात करें जो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड अगर देखेंगे तो यहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करेगी और ब्रह्मपुत्र में असम में ही है क्या बना हुआ है आइलैंड, जो कि नदी के रेत से बना हुआ है, ठीक है। नदी के रेत से बना हुआ आइलैंड है माजुली आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड, एंड ओनली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का इकलौता आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये माजुली आइलैंड, ठीक है। इसके साथ साथ अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वाटरफॉल है, ठीक है। वाटरफॉल का नाम क्या है, नोहकलिकई वाटरफॉल, नोहकलिकई वाटरफॉल, मेघालय चेरापूंजी पे, ठीक है। चेरापूंजी, यहाँ पर क्या आपका नोहकलिकई वाटरफॉल जलप्रपात चेरापूंजी पे, ठीक है। और ये सब सारे के सारे कहां पर है आपके, खासी हिल्स पे, चेरापूंजी खासी हिल्स में, और वहीं पर आपका क्या है, नोहकलिकई। क्वेश्चन पूछा गया था खासी हिल्स के बारे में, ठीक है। सो प्लीज याद रखेंगे चेरापूंजी एंड मौसिन ग्राम, चेरापूंजी और मौसिन ग्राम, चेरापूंजी एंड मौसिन ग्राम, ये कहां पर आपके, दोनों के दोनों ही मेघालय में हैं, खासी हिल्स, ठीक है। वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा
बारिश नहीं होती है तो वो कहाँ पर होती है? मौसिन ग्राम, वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा नॉर्थ ईस्ट पे जो जनरल डिटेल हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिसेंट अभी देखेंगे करंट अफेयर में तो असम, और असम में एक जगह है जोगीघोपा, काफी फेमस हुआ है पिछले टाइम पे जोगीघोपा, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये क्या बना है? इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जोगीघोपा, और इसके साथ साथ इसको बनाया गया एक और वाराणसी। तो प्लीज याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट का भी ये पहला है, ठीक है। जनरल डिटेल में एक और डिटेल लिख लेंगे कि इंडिया में ये जो सिक्किम है एज अ स्टेट कॉल्ड सिक्किम, ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑर्गेनिक कृषि की जाती है सिक्किम पे। सो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था इंडिया का सिक्किम। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा आपको एग्रीकल्चर तो ये सारी चीजों को पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लोग ज्योग्राफी में जनरली ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे उस समय पढ़ लेंगे। अभी आपको एक दो ट्राइब्स के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको एक साथ हम पढ़ेंगे तो आपको ओरिजिन समझ आएगा कि क्यों उस रीजन में ये सारे ट्राइब्स मिलते हैं, ठीक है। कैसे ये ट्राइब्स आपके चाइना की जो नेटिव ट्राइब्स हैं उनसे अगर देखोगे तो सेम बॉडीली फीचर्स क्यों हैं इनकी बॉडी में, जैसे उनके आँख के ऊपर क्या होता है? एक और लेयर होता है, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, बॉडी उनकी मतलब कम हाइट्स की क्यों होते हैं, तो सारे के सारे बारे में हम बात करेंगे जब हम इसके डिटेल में जाएंगे, ट्राइब्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसलिए अभी मैप में उनका नाम मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्लेसेस के नाम ही हम करवा रहे हैं, उससे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करवा रहे। सो प्लीज ये सारी डिटेल अपने पास रखिए, आप लोग याद करिए जो इम्पोर्टेंट है। मेनली आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए ये पूरा का पूरा रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर देखेंगे तो पहली बात लैक ऑफ कनेक्टिविटी, इस रीजन में क्या नहीं है? कनेक्टिविटी कम है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो कंपेरेबल टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, अगर भारत के दूसरे क्षेत्र के मुकाबले देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्य में कनेक्टिविटी मतलब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? सर वो चिकन नेक पोखते वाला, क्या क्या? मतलब उस रास्ते सर वो में जाने चिकन के नेक लिए। की वजह हाँ, जी जी, चिकन नेक के नीतीश हाँ बोलिए। तो वही मतलब उसी की वजह से। चिकन नेक की वजह से, ओके। एक हाँ रीजन सर, और कोई और हिल्स वगैरह भी बहुत है, क्या है? हिल्स वगैरह भी बहुत है। ओके, सो बिकॉज ऑफ माउंटेन्स हिल्स, तो इसके कारण क्या हो रहा है? वहां पर जो टेरेन मतलब जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसको काटना पड़ेगा और वहां तक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके कारण वहां पर जो माउंटेन हिल्स है जैसे कि हमारे भी, और डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेस्ट की डेंस बहुत ज्यादा क्या है? घनत्व है, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट होने के कारण तो इनको काटना पड़ेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए अभी तक हो नहीं पाया है, ठीक है। तो बाकी भारत से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी कम है। दूसरी बात, अगर इस रीजन में देखेंगे तो रीजन बाकी इंडिया के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है, बट यहाँ पर इंडिया की सम ऑफ द एशियन ट्राइबल ग्रुप्स, इंडिया की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो यहाँ पर रहते हैं पीपीटीजीज में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, अगर देखेंगे इस रीजन में तो आपके नंबर ऑफ ट्राइब्स लाइक लेपचा, ठीक है। इसके साथ बोडो वाले रीजन पे रहते हैं ट्राइब्स बहुत सारे, ठीक है। खासी ट्राइब्स आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर देखेंगे स्पेशली, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं छोटे छोटे,
खैर एक्चुअल में आपको ट्राइब्स में से कराऊंगा, तो नंबर ऑफ ट्राइब्स का यहाँ पर रेसिडेंस है, क्योंकि ये रीजन पूरा का देखेंगे तो इंडिया के एंशिएंट ट्राइबल हब्स में, और काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है, जो सबसे पिछड़ी जनजाति है उस रीजन पे रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट में से आपके क्या है, लेपचा, बोडो, यहाँ पर आपके खासी ट्राइब्स, ठीक है, नागा वॉरियर, नागा ट्राइब, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध ट्राइब है आपतनी, आपतनी अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और अरुणाचल प्रदेश को ही देखेंगे तो ये भारत में देखा जाए अगर फ्लावर्स के लिए, फूलों के लिए, तो फूलों के लिए काफी फेमस आपके जो जगह है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस, तो जो चावल के सबसे ज्यादा जम प्लास, ठीक है, जो चावल के सबसे ज्यादा जम प्लास, सो राइस की सबसे अधिक वैरायटी अगर देखेंगे इंडिया में तो कहां पर मिलती है आपको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मिलती है, लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ राइस, क्लियर है। प्लीज इसको भी नोट डाउन करेंगे। चावल के विभिन्न प्रकार अगर देखा जाए तो यहीं पर इसी रीजन पे मिलते हैं, ठीक है। और इस रीजन में क्योंकि यहाँ पर देखो वाटर काफी अच्छा है, पानी तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर इस वाटर अवेलेबिलिटी के कारण इस रीजन में प्रॉब्लम भी है, जैसे कि फ्लड, बाढ़ यहाँ पर लगातार आता है, फ्लड बिकॉज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, काफी पानी वो होल्ड कर सकता है, उसका कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब जिस क्षेत्रों में वो बहता है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, लगातार हर साल जिसमें क्या होता है, पानी भराव होता है, जिसके कारण यहाँ पर एवरी ईयर यहाँ पर फ्लड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, यहाँ पर जो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अगर देखेंगे वहाँ पे चेरापूंजी और मौसिंद्रा, अब आप ये सुनकर सरप्राइज हुआ कि ये चेरापूंजी जो एरिया है, यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मौसिनराम और चेरापूंजी, जिस रीजन सबसे ज्यादा मौसिनराम में, फिर चेरापूंजी यहाँ पे होता है, पर अभी भी इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का। तो आप बोल रहे हो सर इतना पानी गिर रहा है तो जा कहाँ रहा है, यही सबसे बड़ा रीजन कि वहां पर वाटर होल्डिंग, यहाँ पर क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग करने का कोई भी टेक्निक नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पानी होने के बाद भी ये रीजन को क्या माना जाता है, ये ड्राउट रीजन है, सूखा क्षेत्र माना जाता है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी और एग्रीकल्चर वाटर के लिए, क्योंकि जितना भी बारिश का पानी ऊपर से गिर रहा है ये सारा का सारा क्या हो रहा है, बहकर नदी में जा रहा है। दूसरी बात, जब कंटिन्यूअसली कहीं पर अगर रेन वाटर गिरेगा तो यहाँ पर जो मिट्टी है, सॉइल में बार बार पानी होगा, और ये क्या होंगे, सॉइल कभी भी यहाँ पर बन नहीं पाएंगे और छिटक कर क्या होंगे। सपोज करो इस रीजन में अगर बारिश का पानी गिरा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी थी, तो ये मिट्टी छिटक कर यहाँ हो जाएगी कुछ इस तरह से, तो सॉइल का धीरे धीरे इरोजन होगा, इसको बोलते हैं आपका, यहाँ से जो होगा एक रूप लेगा जिसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन, ठीक है। रेन वाटर के कारण एक इरोजन होगा, यहाँ पर अपर्दन होगा, ठीक है, स्प्लैश, और ये आगे चलकर शीट बनेगा, और इसी शीट इरोजन के बाद ये बन जाएगा एक गली की तरह, मतलब ये चौड़ा होते जा रहा है, पहले एक बूंद से फेंकाया इधर, फिर वो पानी इकट्ठा होकर उसको बहा के ले गए, तो जो शीट जैसे बन गया पतला सा, फिर वो एक बड़े गली के जैसा बन जाएगा, और उसके बाद एक रिवर जैसा फ्लो कर निकल जाएगा। तो इस पूरे रीजन में क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है बारिश के कारण, ठीक है, और पानी को होल्ड करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए इतना बारिश होने के बाद भी ये रीजन क्या है, एक ड्राउट रीजन, क्लियर है। तो वाटर अवेलेबिलिटी अच्छे होने के बाद भी इस रीजन की अपनी प्रॉब्लम है, खासकर फ्लड का प्रॉब्लम और रेन का प्रॉब्लम। देखो ये सारे चीजों के कारण यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर उस लेवल पे हो नहीं पाता जो होना चाहिए, ठीक है। ये डिफिकल्टी है कनेक्टिविटी के कारण, तो यहाँ पर क्या नहीं लग पा रही है, उसके इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत कम है, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लड नेचर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और साथ ही साथ फ्लड और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। सो दो वी हैव द फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट तो हमारे पास अच्छा है, पर एग्रीकल्चर अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, उतना डेवलप नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो भी कृषि होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई कृषि होती भी है तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर एग्रीकल्चर देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर क्या है, पुरानी पद्धति से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ही यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। और खासकर इस क्षेत्र में क्या होता है, झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन, और इसी झूम कल्टीवेशन को एक और नाम जानते हैं स्लैश एंड बर्न, ठीक है, झूम कृषि। इसमें क्या करते हैं, मान लो अगर ये एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था,
ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या थे, फॉरेस्ट था, इस रीजन में बहुत क्या था, पहले फॉरेस्ट था। बाद में यही रीजन, इसमें से उन लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो जाकर इस फॉरेस्ट को यहाँ से कट कर देते हैं। तो फॉरेस्ट के, ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पूरा का पूरा घना फॉरेस्ट था, तो इस जगह को उन्होंने काट दिया। अब इस जगह पे वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं अपना, और इस रीजन पे वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। क्लियर है। तो फॉरेस्ट को पहले काटा जाता है, फिर उस एरिया पे वो एग्रीकल्चर करते हैं कुछ 2-3 साल, और फिर वो क्या करते हैं, कोई दूसरे फॉरेस्ट एरिया में जाकर उसको काटते हैं, और इस जगह में वो क्या करते हैं, आग लगाकर चले जाते हैं। उनका मानना होता है कि जब उस एरिया स्लैश मतलब उसको काट देते हैं, फिर वहां पर काम करने के बाद उसको बर्न करके चले जाते हैं। और ये माना जाता है, उनका कहना है कि बर्न करने के बाद जो क्या होता है, राख होता है, एसेस जो होते हैं, ये एसेस जब सॉइल में मिलते हैं तो सॉइल क्या करती है, अपनी फर्टिलिटी रिगेन करती है, सॉइल फिर से अपनी उर्वरता को पाती है, ठीक है, और फर्टाइल बन जाती है, जिसके बाद वो कृषि के योग्य फिर से हो सकती है। तो एसेस को सॉइल में मिक्स करने के बाद उनका कहना है कि इससे क्या होता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी गेन करती है और वो आगे चले जाते हैं। और इसी तरह के जो एग्रीकल्चर टेक्निक इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पर रियलिटी में अगर देखेंगे तो ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि एस को मिलाने से डेफिनेटली क्या होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अभी बहुत सारे इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडीज हो रहे हैं, कुछ स्टडी सपोर्ट करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, स्लैश एंड बर्न अभी भी इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। स्पेशली देखो इसके कुछ अलग अलग नाम है, जैसे कि मिल्पा, ठीक है, लुडैंग, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका मिल्पा, तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इंडिया में ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर नेम नहीं है, कुछ ट्राइब्स में है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, पेद्दा, अमंग द अबुझमाड़ ट्राइब, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, मिल्पा। मिल्पा एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का एक पार्ट, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बैकवर्ड है, क्लियर। इसलिए ये रीजन अगर देखेंगे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो एक्चुअल में इसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ पाया, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टी गार्डन्स हैं, असम में स्पेशली टी गार्डन, तो ठीक है, टी प्लांटेशन है। बट इस रीजन का स्कोप जितना है तो बहुत ज्यादा स्कोप, क्योंकि इस रीजन में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी हर चीज अच्छी है, भले वो बहकर चले जाए। तो गवर्नमेंट ने प्लान क्या किया है कि जो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, हरित क्रांति, तो अब गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अभी एक इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान चल रहा है, और हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम से पहले ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर इस पर काम स्टार्ट हो जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग कनेक्टिविटी जो पहले देख रहे थे, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें, ये यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सी कंट्री आती है, ये कंट्री है म्यांमार, ठीक है। ये कंट्री, थोड़ा सा वेट करिए, ओके। सो ये कंट्री आपकी आएगी म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद यहाँ देखेंगे तो आपका थाईलैंड एंड मलेशिया, ठीक है, इस तरफ दिखेगा आपको। म्यांमार के बाद सब कंबोडिया, लाओस, ठीक है, यहाँ पर आपका दिखेगा छोटा सा वियतनाम, क्लियर। यही नीचे से आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जिसको इनको ही, ये जो कंट्रीज है ये वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्री, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडिया से इधर की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्लान चल रहा है इंडिया का, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, वो है आपका BBIN नेटवर्क, ठीक है। एक है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN नेटवर्क, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। तो बांग्लादेश से निकलते हुए इसी रीजन से आएगा और जाएगा, वो एक ट्रेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, IMT हाईवे, IMT हाईवे, ये भी एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें कौन कौन सा है, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इंडिया से वो यहाँ पर म्यांमार आएगा, और म्यांमार के बाद आ जाएंगे थाईलैंड। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला जो रीजन, इस रीजन पे बनाया जा रहा है क्या, IMT हाईवे, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो प्लीज ये दोनों को याद रखना, ठीक है। और ये दोनों किसके पार्ट है, हमारे लुक ईस्ट
लुक ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, ईस्टर्न कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है लुक ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आईएमटी हाईवे और बीबीआईएन ये दोनों को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये क्या है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, क्लियर है। तो ये पूरे रीजन को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लैंड से, क्योंकि देखो लैंड से हमारे ये जुड़ा हुआ है, वियतनाम तक पूरा जा सकते हैं। तो ये लैंड से यहाँ पर हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, खासकर यहाँ पर कौन सी कंट्री है, इन्हीं कंट्री का ग्रुप है जिसको बोलते हैं आसियान, ठीक है। तो ये आसियान के साथ अपने एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक ट्रेड रिलेशन, हम क्या काम कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। गरिमा को डाउट हुआ था कि सर पेपर 7 में आसियान पढ़ना है कि नहीं, मतलब ऐसे कुछ था एक टॉपिक। तो डेफिनेटली देखो जितना भी मैंने उसमें वीडियोस में दिया है आपको पहले, तो प्लीज मेक श्योर उसको पढ़ेंगे। जो नए जुड़े हैं परेशान मत होइए, वो आप लोगों को फिर से पढ़ाया ही जाएगा, और ऐसे सबको ही पढ़ाया जाएगा। बट हाँ, कुछ वीडियोस आपका लॉकडाउन टाइम पे, ताकि आपका लॉकडाउन बिल्कुल घर पे लॉक होकर टाइम पास ना जाए, आप कुछ पढ़ते रहे, इसके हमने कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड किए थे। तो आप सब भी उस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी हम हाँ उस सब्जेक्ट को आपको फिर से ही पढ़ाएंगे, सबको ही पढ़ाएंगे। गरिमा इवन आपको भी फिर से पढ़ाया जाएगा, भले कि आपने पढ़ लिया है, उसको एक नए तरीके से पढ़ाएंगे, क्लियर। क्योंकि उसमें देखो बहुत सारे करंट अफेयर अपडेट्स होते हैं, चीजें अलग तरीके से पूछी जाएगी, वो सब्जेक्ट सबसे डायनेमिक है, तो उसमें जितना भी नया कुछ आएगा वो डेफिनेटली लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल एस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं जो फेमस है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर ये जनरल कम से कम आपको इतना पता हो जितना मैंने बताया। अगर आप इससे ज्यादा जानना हो तो डेफिनेटली उसके लिए हम लेक्चर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक एक स्टेज में भी हम डीप जाकर बात कर सकते हैं, पर उतना रिक्वायर्ड नहीं है, उस तरह से क्वेश्चन को ज्यादा पूछा नहीं जाता है। नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और साथ साथ जो रिवर सिस्टम और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो ज्योग्राफी पे आते हैं वो हम आपको अलग से और भी करेंगे। जैसे कि आपका क्या था, चेरापूंजी, मौसिन राम, वहाँ पर रेनफॉल क्यों जाता है, वो सारा ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेघालय अगर सेक्शन देखिए, ये वाला मेघालय का सेक्शन, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या था, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। और यहीं पर ये जो खासी हिल्स है, यहीं पर आपका क्या आता है, चेरापूंजी और मौसिन। तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली इनका ओरिएंटेशन जैसा है, तो इस तरह से कुछ है। तो जब भी आपकी क्या होती है, रेन बियरिंग क्लाउड यहाँ पर एंटर करती है, तो ये इस पे टकराती है, घूमकर यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली यहीं पर फंस जाती है, और पूरा का पूरा रेनफॉल इसी रीजन में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रेनफॉल इस रीजन में होता है, इसको बोलते हैं फनल इफेक्ट। फनल इफेक्ट ऑफ, जैसे चाड़ी होता है ना, जिससे तेल निकालते हैं, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से तेल डालते हैं और यहाँ से निकल जाता है, तो देखो कुछ उसी तरह से बन जाता है, और पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है, इसको बोलते हैं फनल इफेक्ट, ठीक है। और इसी फनल इफेक्ट के कारण इस रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ तक जितना भी मैंने बताया इसमें आपको कोई डाउट ना हो। चलिए मैं आपके साथ इस स्क्रीन को छोड़कर डायरेक्ट 1-to-1 आ रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछेंगे, नहीं तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो 1 by 1 मैं आपका नाम ले रहा हूँ, कुछ भी होगा तो देखो यस नो बोलकर ही कंप्लीट करना, बहुत ज्यादा देर वेट नहीं करना। किसी को डाउट होगा तो वो पूछेंगे। मैं सबका नाम ले रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं। आकांक्षा महोबिया, आप में से एक कोई अभी शायद यहाँ से बाहर चले गए। आकांक्षा, कोई डाउट है? यस सर। जी नो पूछिए। सर। यस सर, नो सर, ओके। अंजलि वर्मा, यस सर। सर अभी जो मानसून होने वाली है वो दक्षिण पश्चिम है कि दक्षिण पूर्वी से होगा? ये आप सीजीपीएससी की तरह बात कर रहे हैं। नो सर, अभी हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ी थी ना, इस कारण। क्या देखो मॉनसून हमेशा आपका क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। दक्षिण आपका कहां से आ रहा है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी होगा, कभी भी पूर्वी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा, देखो वो क्वेश्चन का नेचर अलग था। मैं आपको भी एक चीज जनरल बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती छेड़ा जा रहा है। सो मैं सबको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। कि ये आपका जो भी मानसून है इंडिया पे, वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है, क्लियर है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्यों डिस्प्यूट बन रहा है, क्या है रीजन, वो आप लोग समझेंगे यहाँ पर। अच्छा डाउट था, थैंक यू अंजलि, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सबको क्लियर कर रहा हूँ एक से।
हमारे स्क्रीन में ये कुछ दिक्कत है, पता नहीं। चलिए ओके, सो इस वाले रीजन को आप लोग देखेंगे। अगर आपका इंडिया को हम कुछ इस तरह से देखें, सो मॉनसून, अभी मॉनसून के मैकेनिज्म पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मॉनसून बनता कैसे है, बारिश कैसे होती है, वो नहीं, सिर्फ कहां से आता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मॉनसून जो है हवाएं वो क्या होती है, सबसे पहले इस रीजन से इंडिया में आने की कोशिश करती है, और क्योंकि भारत का शेप ऐसा है तो यही जो होती है टूट जाती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपना पेनिनसुलर इंडिया का जो शेप है उसके कारण ये दो ब्रांच में टूट जाती है। तो देखो, हवा जो विंड होती है, कोई भी हवा हो, ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो ठहरी हुई होती है उसको एयर बोलते हैं, जब वो मूव करने लगती है तो उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, जब वो बहने लगती है तो जो हवा है उसका डायरेक्शन, ठीक है, और हवा का जो नाम है, किसी भी विंड का नेम वो जिस डायरेक्शन से आती है उस डायरेक्शन पे रखा जाता है। ठीक है, तो नेम किस पे होता है, जिस डायरेक्शन से वो आती है। तो ये देखो, मॉनसून विंड कहां से रही है, इंडिया को अगर देखेंगे तो इंडिया के वेस्ट से आ रही है। ठीक है, और किस रीजन से आ रही है, इधर से, मतलब साउथ, दक्षिण और साथ ही साथ वेस्ट। तो भारत में एंटर कहां से कर रही है, भारत की किस दिशा से आ रही है हवाएं, ये हवाएं आ रही है साउथ वेस्ट से। फिर ये हवा जब आगे बढ़ती है तो ये हवा दो भागों में टूट जाती है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर है, तो इनके दोनों के नाम है बस, पर एक्चुअल में जो मानसून है वो क्या, साउथ वेस्ट है। अब हमारे पास यहाँ पर है क्या, छत्तीसगढ़। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ में ये मानसून हिट करेगी, तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अगर ये हिट करेगी तो ये क्या होगी, आपकी साउथ वेस्ट ही होगी। ठीक है, और अगर इस रीजन से ये जो मानसून जा रही है तो छत्तीसगढ़ के इसमें उसका डायरेक्शन वो किस दिशा से एंटर करती है। ठीक है, दिशा अगर पूछता कि छत्तीसगढ़ में मानसून विंड किस दिशा से प्रवेश करती है, फ्रॉम विच डायरेक्शन द मानसून विंड एंटर इन छत्तीसगढ़, तब तो वो क्या होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन, तब क्या होता है, साउथ ईस्ट से होती है। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, छत्तीसगढ़ में मानसून किस हवा से होती है, तो होती किससे है, साउथ वेस्ट से ही होती है। किस दिशा में से प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में वो बात अलग होता, पर ओवरऑल चाहे ये विंड को बोले चाहे ये बोले, ये दोनों के दोनों ही विंड क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड है। इसलिए वो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था और वो आंसर सीजीपीएससी ने गलत लिया है। ठीक है, उसमें अगर ये लिखा होता कि किस दिशा से एंटर करती है या मानसून विंड किस दिशा से छत्तीसगढ़ में हिट करती है तो वो सही होता, पर उसने क्या बताया, कौन से मानसून की हवाओं से छत्तीसगढ़ में बारिश होती है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, साउथ वेस्ट ही होगा। ठीक है, आई होप आप सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए था, तो क्वेश्चन में वहां पर लैंग्वेज का खेल था, उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना था, जो सीजीपीएससी ने खुद भी गलत कर दिया है। नो सर, अभी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी ना तो पूछी मैं। अच्छा, नहीं, सीजीपीएससी ने भी उसको गलत किताब, समझ आया अंजलि, यस सर। अब एकदम क्लियर है। यस सर। तो हवा का एक नाम है, पर वो क्या हो रहा है, वो हवा पूरा का पूरा क्या है, दक्षिण पूर्व, आपका क्या है, साउथ वेस्ट है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी है। अब वो दक्षिण पश्चिम की हवाएं दो भागों में टूट गई और किस दिशा से एंटर कर रही है वो एक अलग चीज है, और उस हवा का नाम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। हर बार उस हवा का नाम चेंज नहीं करते। ठीक है, यस सर। ये हम आपको क्लाइमेट में और अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, अंजलि के बाद आशीष वर्मा। आशीष, कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, देन भेषमणि सर, आपको कोई डाउट, आप ही का नाम आ रहा है? ओके सर, शायद है नहीं। चंद्र प्रकाश पुरी। नो सर। हाँ चंद्र प्रकाश, बताइए। नहीं है सर, कोई डाउट। कोई डाउट नहीं, कहाँ गायब थे लास्ट Yes, क्लास sir. में? सर मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। ओके, आप कंटिन्यू करना, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हर बार देखो इस रीजन से पूछे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो ये भी देखो, जितना भी चीज कराया मैंने आपको, अगर लास्ट का 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर सुनेंगे कंडीशन। यस सर, यस सर। चंद्र प्रकाश, पीछे बहुत हल्ला हो रहा है। यस सर। ओके, म्यूट कर लीजिए आप। डॉली नायक। सर, नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून एक बार बता दीजिए। उसको क्या बताना, नहीं वो हवाओं के बारे में हमने बात किया था। अभी क्लाइमेट हम आपको पढ़ाएंगे, जलवायु पढ़ाएंगे, वहां पे पूरा समझाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट से कैसे बारिश होती है, कैसे मानसून होती है। उसके लिए मेरे को पूरा आपको ना क्लाइमेट समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि जलवायु कैसे, क्लाइमेट है कैसा, पूरा का सिस्टम है, वो आपका पूरा एक चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी में। हम लोग खाली अभी क्या कर रहे हैं, उस रीजन में कैसे होता है बस वो नाम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसको हम डिटेल करेंगे।
ओके, अब टेंशन मत लीजिए, जब क्लाइमेट में हम आएंगे डेफिनेटली मैं उसको आपको कराऊंगा। गरिमा शर्मा, नो सर। नो सर। ओके, हेमलता ध्रुव, हेमलता, नो सर। नो सर। आप कहाँ थे? आप लास्ट 2 क्लास से अटेंड कर रहे हैं, उसके पहले नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं तो अटेंड करी, बस फ्राइडे को बस नहीं किया था, फिर सैटरडे को अटेंड किया, कल तो नहीं थी ना सर क्लास। ओके ओके, चलिए ठीक है। हितेंद्र, हितेंद्र, यस सर। हाँ मैं पूछिए। क्या पूछ रहा था सर, अभी आपने वो जो बताया साउथ ईस्ट एशियन कनेक्टिविटी में जो हाईवे वाला बताया, जी जी, उसमें क्या बोलते हैं वाटरवेज के थ्रू भी तो मतलब कुछ कंट्री का वो है ना? हाँ वाटरवे का हम लोग क्या कोलकाता से जोड़ रहे हैं हम लोग म्यांमार, म्यांमार में, और फिर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर करेंगे। बताया था ना मैंने एक क्लास में बॉर्डर में। हाँ सर। जी जी, कोलकाता से हम लोग म्यांमार को कनेक्ट करके फिर नॉर्थ ईस्ट में एंटर करेंगे, बॉर्डर में आएगा वो। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान। हाँ सर उसे कही था। ठीक है, बाकी तो और नहीं है। एक्सप्लेन करूं क्या कलादान आप लोगों को? हाँ एक बार फिर से अगर बता देते। ओके, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कैसा रन हो रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, सभी देखेंगे उसे। जी, सो हम लोग बात करेंगे कलादान। कलादान मल्टी मॉडल, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं, पता नहीं ठीक है। और ये आपका क्या है, म्यांमार, इधर म्यांमार है, और ये यहाँ पर आपका आएगा कोलकाता। सो कोलकाता से हम लोग यहाँ पे म्यांमार को, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका वाटरवे वाला रीजन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम किससे जाएंगे, वाटरवे से। ठीक है, वाटरवे से इस रीजन से जाएंगे। उसके बाद जो आपका लैंड वेज है वहां पर हम लोगों ने क्या किया है, हाईवे, और इसी को ले जाकर फिर हम क्या करेंगे, इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ेंगे। क्योंकि पहले हमको क्या होता था, कलकत्ता से कुछ इस तरह से जाकर फिर यहाँ आना पड़ता था, तो ये हमारे लिए एक बहुत लॉन्ग रूट था। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस रूट के ऊपर आए। ठीक है, तो कलकत्ता से पहले हम किसको कनेक्ट करेंगे, म्यांमार, और म्यांमार का जो कैपिटल है नेपैतवा, नेपैतवा होते हुए हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोड यूज हो रहे हैं, पहले तो आपका वाटरवे यूज हो रहा है, जल मार्ग, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है, लैंड। ठीक है, तो ये दोनों यूज करके बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ये क्या हुआ, मल्टी मॉडल, क्योंकि एक से ज्यादा मोड का हम ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। एक तो जल मार्ग भी कर रहे हैं और आपका लैंड। ठीक है, तो आपका वाटरवेज भी और आपका हाईवे दोनों यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी मॉडल। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कलादा। ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे एंट्री करने के लिए म्यांमार से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि कोलकाता पोर्ट को यहाँ पर इनका जो पोर्ट है, म्यांमार का पोर्ट है, उससे जोड़ेंगे और उसकी कैपिटल सिटी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो हितेन क्लियर? हाँ हाँ सर। ओके, केनिथ, केनिथ टांडी, यस सर, कोई डाउट नहीं है। आपका नाम केनिथ ही है ना, कुछ और है? कहने थी है सर। केनिथ ही, ओके, सॉरी यार, मैं एकदम जो मुझे दिखा था मैंने वो प्रोनाउंस किया, केनिथ ही। ओके, चलिए, नीतीश मनहर, हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट? ऋषभ ठाकुर, यस सर, नहीं है डाउट। कोई भी डाउट नहीं? ऋषभ न्यू जुड़े हैं आप? यस सर, आज ही जुड़ा। अच्छा, कल आप मुझसे बात कर रहे थे, ठीक है। यस सर। पेस वगैरह सही है आपका, सब कुछ मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक ओवरव्यू कर रहे हैं पहले, पूरा ज्योग्राफी या कोई भी इंडिया को पढ़ने से पहले पूरे भारत का एक ओवरव्यू कर रहे हैं 3-4 लेक्चर में, फिर इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे कोई भी रीजन, कोई भी प्लेस हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ है।
यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपके शिवांगी शिवांगी महार। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ओके। शिवानी शर्मा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। शिवानी, पढ़ाई हो रही है आपकी? यस यस, कर रहे हैं। ओके। वैक्सीन हुआ आपका? जी सर, करा लिए। हाँ, वो आप लोग के रीजन में वैक्सीनेशन करवा नहीं रहे लोग, गांव वाले बहुत मना कर रहे हैं। नहीं सर, करा रहे हैं अब सब। अब करा रहे हैं? नहीं, हम भी उसी रीजन पे गए थे, तो जी। ये गनियारी वाले रीजन पे तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा, बहुत कम लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ, पर खाली थे उधर। ओके ओके, चलो आप ही वहां पर सबको समझाओ। शिविशा पूजा राठौर। यस सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं? नहीं सर, वो हल्का सा डाउट था, ये रिट्रीटिंग मॉनसून वाला जो एक पॉइंट है, तो देखिए उसमें थोड़ा सा। रिट्रीटिंग मानसून, एक मिनट, मैं आपको, दो लोगों को डाउट हुआ है, वेट, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, बट हाँ, इसको पढ़ाएंगे आपको क्लाइमेटोलॉजी में पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एक जनरल आइडिया के लिए अब आप लोग सबको जानना है तो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। सी, मॉनसून विंड इंडिया पे कुछ इस तरह से एंटर करता है और ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, एक मॉनसून विंड कहां से आता है? कुछ इस रीजन से, ऐसा। ठीक है, और यही मॉनसून विंड ऊपर की ओर। तो ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। क्लियर है? यहाँ पर आपका कुछ टॉपिक ऑफ, ये यहां तक आपकी चलती है ITCZ। अभी आपको ये पता नहीं है क्या होता है, मैं बाद में इसको पढ़ाऊंगा। बस आप याद रखना कि ITCZ जितने ऊपर तक जाता है, मतलब अपने जो सूरज है, सन को हम लोग देखेंगे, सन का मूवमेंट अर्थ पे। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये तो पता है कि जो ये क्या है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, और उसके बाद सूरज क्या होता है, नीचे की ओर आती है। जब ये ऊपर की ओर आता है तो हमारे यहाँ गर्मी आती है, और नीचे आती है तो ठंडी होती है। ठीक है, तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सूरज ऊपर आता है तो इसके साथ साथ एक प्रेशर बेल्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ में जब क्या होता है, सनलाइट पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होती है, जो हवा होते हैं, हवा धीरे धीरे गर्म होते हैं। गर्म हवा की प्रॉपर्टी क्या होती है? द हॉट एयर राइजेस। तो गर्म हवा जैसे होता है तो हवा क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। तो ये जगह क्या होता है, खाली हो जाता है, और जैसे ही वो जगह खाली होती है क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, तो यही लो प्रेशर एरिया जो इक्वेटर के पास बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ITCZ। ठीक है, तो जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है तो ये जो लो प्रेशर का एरिया है ये भी ऊपर आकर, कुछ भारत में अगर देखेंगे तो गुजरात के थोड़ा ऊपर ये कुछ इस तरह से सेट हो जाता है, और जहां पर ये सेट होता है वहीं तक ये क्या होती है, ये हवाएं जो है। ठीक है, तो ये मानसून की हवाएं जो है ये यहाँ तक जाती है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, तो ये समय होगा कब तक, ये आपका जून 1 से लेकर ये भारत में यहाँ पर हिट करेगा मानसून, और धीरे धीरे ये ऊपर आने लगेगा, और इस रीजन से भी। ठीक है, और लगभग आपका सितंबर तक ये यहाँ पर पहुंच जाता है यहाँ। उसके बाद क्या होता है, सूरज जैसे ही नीचे की ओर मूवमेंट करता है 21 सितंबर 21 सितंबर के पास, तो ITCZ भी धीरे धीरे नीचे आती है, और ये हवाएं जो ऊपर गई हैं, ये हवाएं जो ऊपर गई हैं, ये हवाएं देखो जिस दिशा से ऊपर गई हैं, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं क्या, हवाएं कैसे ऊपर गई हैं, ऐसे, तो वापस भी वैसे ही आएंगी। ठीक है, उसी रास्ते से हवाएं फिर वापस भी आती हैं, और ये जब वापस आती है तो इसमें जो थोड़े बहुत क्या बचते हैं, क्लाउड बचते हैं, मॉइस्चर बचते हैं, जो थोड़े बहुत भी नमी होती है, उसके कारण वो बारिश करते हैं, और इसी बारिश को क्या बुलाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, और एक और मॉनसून होता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, जो इंडिया पे जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है स्पेशल, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। देखो इंडिया में ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, इससे जो तमिलनाडु का एरिया, तमिलनाडु में क्या होता है, नॉर्मल समय में बारिश नहीं होती, पर रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में 90% बारिश यही होती है, बाकी कहीं नहीं होती तमिलनाडु के पास। ये क्यों होता है, ये क्लाइमेट के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी याद रखिए कि रिट्रीटिंग क्या हुआ, यही मॉनसून की हवाएं जब लौटती है तो जो बारिश होती है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग। ठीक है, तो देखो जितना ऊपर ही जाता है, तो यहाँ पर पहले क्या हो रही थी इस रीजन में, जब नॉर्मल समय पे, अब अगर हम लोग ये इंडिया का मैप बनाए, अगर मान लो आपका ITCZ यहाँ था, तो नॉर्मल समय में जो ऊपर की हवा है वो कहाँ तक बह रही थी, यहाँ तक बह रही थी। ठीक है, ऊपर से, और नीचे की हवाएं कहाँ तक आ रही थी, यहाँ तक। अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ITCZ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये वाली हवाएं और ऊपर जाने लगती है, और ये वाली हवाएं क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है यहाँ तक। ठीक है, तो ITCZ जब यहाँ सेट होता है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर हवाएं कुछ इस तरह से बस आकर रुक जाती है। ठीक है, पर जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये वाली हवाएं क्या होती है, फिर से भारत के ऊपर सेट होने लगती है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर क्या होती है, इन हवाओं से बारिश होता है, इसको ही बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट
मॉनसून, जब ये वाली हवाएं एंटर करती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में ये क्लाइमेट चैप्टर्स में आपको मैं पूरा डिटेल में, अभी तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझ आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। क्लाइमेट चैप्टर में हम बताएंगे कि ये विंड बनता कैसे, ये हवाएं बनती कैसे है, क्लाइमेट आपके पूरे के पूरे अर्थ में ये हवा कैसे घूमती है, उसके बाद ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट में मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा, जन्म जन्म के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। पर अभी के लिए इतना याद रखिए कि यही हवाएं जो मानसून विंड वापस गई है यही लौटती है, तो इसी को रिट्रीटिंग बोलते हैं। और ऊपर से ये जो हवाएं हैं, जैसे ITCZ ऊपर जाता है, हवाएं क्या होती है, यही तक फ्लो होती है, तो बाद में ये हवाएं नीचे आने लगती हैं और इसके कारण इस रीजन में बारिश होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये दोनों अलग अलग हवाएं हैं, रिट्रीटिंग और नॉर्थ ईस्ट। पूजा क्लियर हुआ आपको? यस सर, हो ओके, गया। और कुछ डाउट? नहीं सर, और कुछ नहीं, अच्छा, सब क्लियर है। पूजा से पहले भी किसी ने सेम डाउट पूछा था, तो उनको भी क्लियर हो गया। अब जो भी पूछे थे फर्स्ट या सेकंड में किसी ने पूछा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके स्वर्णलता लकड़ा, यस सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। तारिका, नहीं है सर, कोई डाउट नहीं। कोई भी डाउट नहीं। चलिए, तो आप सभी को क्लियर है। आकांक्षा, आपने पूछा था नॉर्थ ईस्ट? नो सर। चलिए, जिन्होंने भी पूछा था शायद उनको भी समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस सर। अच्छा, डॉली आप थे, डॉली क्लियर हो गया आपको? डॉली आप क्लियर है आपको? यस सर। ओके, देखिए अभी हम लोग ना क्या कर रहे हैं, मैप में सिर्फ उस रीजन पे क्या क्या होता है ऐसे जनरल बात कर रहे हैं। बाद में जब हम ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लाइमेट, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और वहां पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। कल हम लोग नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, एंड फिर वेस्ट एंड साउथ इंडिया। उसके बाद आपका नॉर्मल जो लेक्चर्स थे उसको स्टार्ट करेंगे। इन 2 to 3 डेज खत्म करेंगे इस मैप को, क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह मैं मेंशन करा रहा हूँ, वहां पर देखो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा न्यूज में आएगा तभी उसको पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं पढ़ना होगा। बट आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल सिटीज पता होना चाहिए, ताकि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अगर कभी अरेंज करनी आ जाए तो आप उसको डेफिनेटली अच्छे से अरेंज कर पाए। प्री में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी बेसिक क्वेश्चन में अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है तो आप डेफिनेटली उस चीज को गलत कर जाएंगे। तो इसलिए ये है कि एटलीस्ट एक बार इंडिया को हम लोग अच्छे से देख लें कि क्या चीज कहाँ पर है। बाकी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो आपका वो जो बेसिक नॉलेज है उसको हम क्लब करते हुए पढ़ेंगे, तब क्या उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी भी समझ आएगा और साथ साथ इंडिया के लोकेशनल एस्पेक्ट भी समझ आएंगे। कल्चर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ मैप में, किस रीजन के कल्चर क्या है, उस रीजन में कौन से इंपॉर्टेंट डांस है, फूड हैबिट्स कैसा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उतना डीप छत्तीसगढ़ PSC में किसी भी रीजन के कल्चर और फूड हैबिट्स पे नहीं पूछा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में जो कल्चर पढ़ना है उसके साथ जाते हैं तो वो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कुछ भी बोलना हो, पूछना हो, सो यू कैन, नहीं तो मैं आपका एक क्लोजिंग रिमार्क के साथ आज का लेक्चर खत्म करूंगा। किसी को भी कुछ पूछना हो? अच्छा, किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। तो जितना भी हमने अभी तक ज्योग्राफी का मैप वाला काम जो कल किए थे, जो आज कर रहे हैं, जो आज न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, शायद ऋषभ आप है, तो ऋषभ आप रुक जाएंगे थोड़ा सा, बाकी लोग अगर क्विट करेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से उसके बाद भी, बट बाकी लोग भी 2 मिनट रुक जाइए। तो मैं यही बोलूंगा आप सभी को कि जैसे ही हमारे सेशन खत्म होगा, ये जो आपका मैप वर्क चल रहा है, सो द कमिंग संडे, ठीक है, जो अब आएगा नेक्स्ट संडे, वहां पर आपके इसकी एक टेस्ट होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। वो टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन मैप वर्क, इंक्लूडिंग वो वाले मैप वर्क भी इंडिया के आप लोगों को करने हैं जो मैंने पहले कराए थे। जो नए जुड़े हैं उनको मैं कल वो सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पर पहले दे दूंगा, ठीक है, जितना भी मैप वर्क हमने पहले किया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंडिया के बॉर्डर्स के रिगार्डिंग वाले सारा। सो नेक्स्ट संडे हमारा एक टेस्ट होगा इंडिया पे मैप वर्क पे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें रिटर्न नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सो प्लीज जो भी करा रहा हूँ डिटेल में पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो संडे के टेस्ट में फिर आपका परफॉर्मेंस आप लोगों का बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर पिछले बार की तरह टेस्ट में गलत नहीं करना है और जितना भी अच्छे से अच्छा करके जाना है। कुछ लोगों ने कॉपी सबमिट किया है, सो रिव्यू कर रहे हैं उन लोगों की कॉपी। गरिमा काफी अच्छा किया आपने, कल पढ़ा था मैंने आपका कॉपी। आशीष वर्मा अभी रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा अभी आपको जरूरत है, अभी आपके आंसर उतने रिफाइंड आंसर नहीं है जैसे आंसर लिखने चाहिए,
अभी आपने देखा ही नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ों को आप बहुत बच्चों के जैसे लिख रहे हैं। कोई बात नहीं यार, इम्प्रूव होगा। अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट डे ही स्टार्ट किया लिखना, ठीक है। उसको हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा नहीं है वो चीज़, बट उसको बहुत इम्प्रूव करेंगे। जी बोलिए आशीष। नहीं सर वही ओके ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं और कल फिर इसी सेम टाइम पे 2:30 बजे ही लेंगे क्लास। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कल से हम 2:30 बजे ही लेंगे। तो कल हम लोग बाकी का इंडिया का मैप को करेंगे। तो प्लीज आप लोग एक शीट ले लीजिए मैप का और उसमें इस मैप को प्लॉट करना स्टार्ट करिए, जो भी मैं डिटेल्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चंस एग्जाम के दिन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा वैक्सीनेशन वाला तो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा जाते हुए भी कि वैक्सीनेट करा लो अगर आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है, बिकॉज उसका एक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक स्लिप आता है, मैं वो देखूंगा आपका, तभी मैं आपको एंटर करने दूंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप और साथ साथ उसका वैक्सीनेशन का नोटिस, जिसको कोरोना हुआ है उनके बारे में मुझे पता है, तो उनको वो डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो वैक्सीनेशन के बिना यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगा। तो प्लीज करा लो। 1 जुलाई डेफिनेटली ओपन हो जाएगा चीजें, अगर कुछ और फर्दर इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो, ठीक है। 5 बजे मैं आप लोग को फ्री कर रहा हूँ, नहीं तो मोदी जी बोलेंगे मेरा टाइम भी इसी ने ले लिया। आज कुछ देश को संबोधन करने वाले हैं, मत सुना करो उस आदमी को, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर वो जो मैंने राइटिंग वर्क वाले पीडीएफ सेंड किया था उसको रीसेंड करना है क्या सर? मुझे क्लियर नहीं था कि फिर से सेंड करना है क्या जितना लिखी हूँ। तो आपका अच्छा आपने भेजा है क्या? हाँ जी शायद सर, आपका नंबर आपके मेरे पास सेव नहीं होगा इसलिए मैंने देखा नहीं है। फिर से आप भेज दो, जी आज आप फिर से भेज दो, फिर वो देख लेंगे। सर अभी हिमालयन से पहले तक का ही बस हो पाया है सर, जितना हिमालयन। भी हुआ है उतना आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं, थैंक यू। ठीक है। आपका जो भी हुआ है वो सारा भेज दीजिए, कोई इशू नहीं। ओके। ऋषभ। यस सर। ओके सो ऋषभ देखो, पहले एक क्लास हुआ है जो लास्ट क्लास था, वो आप वीडियो मिल जाएगा आपको, और Yes, उसके sir. पहले के जो भी चीजें थी वो भी आप, जो जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे आप ग्रुप में ऐड करेंगे वहां से आ जाएगा, तो वहां से आप देखिए उसको, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आंसर राइटिंग कराए हैं उसको लिख कर आप सबमिट मेरे पास डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको रीचेक कर देंगे, मतलब आपका चेक कर देंगे फिर से, चाहे वो पुराना Yes, हो sir. चाहे नया हो। लेकिन अब आप जुड़ गए हैं तो इसके बाद की क्लासेस में जो भी असाइनमेंट्स मिलेगा वो ऑन टाइम होना चाहिए, अगर वो डिले होगा तो उसको मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। सर। क्योंकि देखो Yes, sir. जब क्लासेस हो रही है तो साथ साथ आप काम करते हुए चलो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो इसका बेनिफिट बहुत कम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। ठीक है। ओके, बाकी क्लास के रिलेटेड जो भी इंक्वायरी और आपको करना होगा, पूछना होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या तो आप ऋषमणि सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यस सर। क्लियर है। चलिए, तो और ऋषभ और बाकी और कुछ जानना हो आपको प्रोग्राम के बारे में? नहीं सर, ठीक है सर। ओके चलिए ठीक है, फिर आप फोन कर लीजिए, आपको फोन पे बता देंगे। यस सर। डॉली नायक, यस सर। सिंक कर पा रहे हो क्लास के साथ? आप पीछे तो नहीं हो? यस सर। क्या यस सर, आप कर पा रहे हो ना? यस सर। ओके ओके। तारिका, यस सर। क्लास के साथ सिंक कर पा रहे हो अच्छे से? हाँ सर। चीजें समझ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, कहीं भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप बिल्कुल उसको पूछिए। इसके बियॉन्ड भी अगर कई लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, अभी जैसे आपके साथ भी था और 2-3 लोगों ने मुझसे कल और भी पूछा कि सर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछ लो यार, क्योंकि देखो हो तो पाएगा, करोगे तो हो पाएगा, नहीं करोगे तो हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो करना है, और साथ ही साथ ये सब अभी सोचने के समय ही नहीं है। गिव 2 मंथ्स 3 मंथ्स अपनी प्रिपरेशन को, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, जिस तरह से हम चल रहे हैं अच्छे से अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे 100% होगा। विद इन ईयर आप अपने आप को एक बहुत बेटर प्लेस में पाएंगे जहां पर आज हो, आप सभी के साथ। क्योंकि मैं एक एम के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को आपको कोचिंग पढ़ाकर बहुत सारा, ठीक है, वो तो प्राइमरी है, बट उसके साथ साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर पढ़ाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी सातों के सातों पेपर में कोई भी डाउट्स नहीं आने देंगे, और मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में कहीं भी कोई इशू ही नहीं होगा। रिस्पेक्ट अगर देखेंगे, रिस्पेक्ट आपका सिर्फ एक मैथ्स का सब्जेक्ट है और लैंग्वेज जो मैं नहीं लेता, नहीं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद ही ले रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आने, ठीक है। तो आप सभी उस चीज को बेनिफिट वहां से ले सकते हैं अच्छे से। स्पेशली तारिका, डॉली जो नए जुड़े हैं,
एक हमने शुरू में सेमिनार वीडियो बनाया था, ठीक है, वो उसका हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे सीजीपीएससी को तैयार करना है, किस तरह से आपको सीजीपीएससी को सोचना चाहिए। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी आप लोग देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम का वैल्यू क्या है, आप इसको प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ इस प्रिपरेशन को कैसे करना है। ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने वेबिनार लिया था, और एक साथ साथ जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है सेशन का ओपनिंग, तो वहां पर हम सीजीपीएससी को ही समझाते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे तो उस चीज को अटेंड किए हुए हैं यहाँ पे। जो नए जुड़े हैं प्लीज उस वेबिनार को जरूर देखिए, और या वो सेमिनार जो था उसको जरूर देखिए। उसका लिंक आपके पास डलवा देंगे, या तो वो यूट्यूब में भी वो लिंक है ऑलरेडी, ठीक है, वैसे हम आपके ग्रुप में आज डलवा देंगे वो दोनों लिंक। सो प्लीज उसको एक बार विजिट करेंगे और समझेंगे अच्छे से इस एग्जाम को, एग्जाम के पैटर्न को, और उसके साथ साथ जो भी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ, और अगेन कल हम लोग सेम टाइम पे 2:30 बजे मिलते हैं, और कल हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो अगर आपको पहले से पढ़ के आना हो तो आप पढ़ सकते हैं नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया, नहीं तो यहाँ पर मेरे साथी कल उसको लेकर चलिए। थैंक यू। आप सब एग्जिट कर सकते हैं, इसके बाद में थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम शिवानी, वेलकम नीतीश, थैंक यू सर। वेलकम। सर हम लोग को ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा ना। आप कौन? मेरे को मैं तारिका। ओके, तारिका नंबर आप अपना जो भी व्हाट्सएप वाला चल रहा है वो कर दीजिए। मेरे को हाँ ठीक है। आपको और किसको करना है? केनेथ को भी कर देना। केनेथ, अच्छा उनको भी बोलिए अपना नंबर सेंड करेंगे मुझे। सर किस में सेंड करना है, इसी में मैसेज कर दूं? नहीं, मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। जिनके पास जो भी बच्चे नंबर नहीं होगा तो आप प्लीज नोट डाउन। एक सेकंड सर। जी, यस सर, बोलिए। 8700 8700 879913, और एक और नंबर लिख लीजिए 95828 64197 95828 64197। ठीक है सर। ओके, वहां पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है सर, अभी थैंक आपने यू सर। रजिस्टर नहीं किया है ना? नहीं नहीं किया सर, रजिस्टर करना है। ओके ओके, ठीक है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले आप आराम से समझिए। आपको लगता है कि हाँ पढ़ना ही पढ़ना है तो फिर आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि आगे करो बाद में करो, बात वही है, ठीक है। बट अभी आप लोग पढ़ लीजिए जितने आपको पढ़ना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें मेरे को। सब तक सिंक ना हो, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ हमको बेनिफिट हो रहा है, तब तक आप डेफिनेटली कंटिन्यू करते रहिए। यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस हैं, अगर डेमो जैसा अगर आपको चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर, ओके जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।